ज़र्ब मॉडल है आपके पास आईडीओ के प्रोसेसेस हैं, आपके पास ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन है, आपके पास आईबीएम लूप है, इवन गूगल की आपकी डिज़ाइन स्प्रिंट्स हैं, जो गूगल वेंचर के थे, एम्पैथाइज़। तो अब वो एम्पैथाइज़ करना कैसे है? गेट द एग्जांपल्स फ्रॉम द इंटरनेट। नोकिया के साथ क्या हुआ? उन्होंने बिल्कुल एम्पैथी छोड़ दी थी, बाकी सब कुछ था। उसे ग्राफिक डिज़ाइन कहे, सही। उसे यूज़र एक्सपीरियंस ना कहे। जियोम नोवेस्की की एक बुक है, व्हाई नेशंस फेल। उसका एक चैप्टर है, बिकॉज़ वी से सो। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द वाटरफॉल अप्रोच है, जो आप बता रहे हैं, जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैं इसलिए बात तो कर रहा हूँ। उसके लिए वही टर्म इस्तेमाल करें कि आप कोई एग्जांपल हमें दें कि यार वहां पर उन्होंने एम्पथाइज किया था और हम्म, एम्पथाइज की बेस के ऊपर उन्होंने सक्सेस हासिल की। ठीक है। आईफोन का अगर आपने स्टीव जॉब्स की वीडियो देखी हो, जो बिल्कुल। उसने सबसे पहला की नोट दिया था इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, और फिर हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं ताकि हम लोगों को दिखा के उसका एक हल देख सके और लोगों की नीड्स को ऑब्जर्व कर सके। प्रोजेक्ट था टीम व्यूअर जो हमने किया, तो उसमें हमारी आइडिएशन का लेवल ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो बैठे हुए थे, वो मौजूद थे फिजिकली। एक्सप्लेन किया था कि आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के दो मेजर स्टेप्स हैं, उनके अंदर फिर आपकी लंबी टेस्टिंग की एक्सेस। गलतियां कौन सी बड़ी बड़ी होती हैं? टेस्टिंग के टाइम पे सबसे बड़ी गलती तो ये होती है व्हेन यू बिलीव दैट यू आर अ यूजर। ये डिजाइन थिंकिंग की फिलोसफी, ह्यूमन सेंटर डिजाइन का प्रोसेस और यूएक्स का कोई भी मेथड, इट मस्ट स्टार्ट विद द टू थिंग्स। यूएक्स विजन को डिफाइन करना, यूएक्स स्ट्रेटेजी को बनाना। तो डॉक्टर अगर अपना नुस्खा दे देता है तो उसको फाइनल माना जाता है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो जो फीडबैक आता है उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताएं, कैसे उसको आप लिखते हैं, क्या प्रैक्टिस इस्तेमाल हाँ, करते हैं? इस तरह टेस्टिंग का मैकेनिज्म, अगर आप आई ट्रैकर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी का। मैं हूं आपका होस्ट जिशानुर रहमान। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर जुल्कर अंसारी के साथ। तो कैसे हैं आप जुल्कर अंसारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह निशान बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। ऑलवेज वेलकम। है मिहाई चिकसक मिहाई। ठीक। सो ये मेंशन के नॉलेज की जो पुरानी डेफिनेशन थी, टू नो समथिंग विच इज अननोन टू यू, इट्स नॉट नो मोर देयर। इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू omit आउट व्हाट इज अननेसेसरी एंड टेक इन व्हाट इज नेसेसरी। तो आपके पास डिफाइन की स्टेज में यही डेफिनेशन है, हमें किसे लेके आगे बढ़ना है, जो कस्टमर्स की अनमेट नीड्स को लेके चलेगा, और किसको नहीं लेके चलना। बाय द वे, जिसको आपने नहीं लेके चलना वो भी आपके पास सेव रहता है, ये आपको काम आता है आगे फेजेस में। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में अगर आप जिसको लेके आगे चले थे, यूजर ने कहा नहीं मुझे वहीं जाना था, तो आपके पास पीछे वो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो जिसको आप लेके आगे बढ़ सके। जबरदस्त। हमने, आप ये कह लें सेम रखना है। एम्पैथी के अंदर हमने उसके साथ, आप कह रहे हैं, इंटरेक्शन किया है और वहां से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिली हैं। अब बिल्कुल। हमने डिफाइन कर लिया कि यार हमने किसको लेकर चलना है, किसको नहीं लेकर चलना, और दोनों हमारे पास सेव है यहाँ पर। ठीक और है। डिफाइन में आप स्टेक होल्डर्स, लाइक डिजाइन थिंकिंग इज फॉर द को क्रिएशन, तो इसमें आपको स्टेक होल्डर्स को और यूजर्स को भी साथ लेके चलना है। सो यू कैन नॉट ओनली डिफाइन एज अ वन प्लेयर। बिल्कुल। आप इनिशिएट ले रहे हैं, डिजाइनर की टूल किट थी विद द बिजनेस लेयर, तो आपको स्टेक होल्डर्स को भी पकड़ना है, टेक्निकल लेयर्स उनको भी पकड़ना है, और यूजर्स को भी लेना है। तो यहाँ पे आप मिल के एक कंप्रिहेंसिव और म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये चीजें अब हम जिसे आगे लेके चले। जिसे आगे लेकर अब आपको चलेंगे। फिर पता चलेगा डिफाइन कितना जरूरी है, कि अगर आपने बिल्कुल। ये डिफाइन नहीं किया तो अगेन आप डायरेक्शनलेस काम करते रहेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल। डायरेक्शन तय होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह लें कि आपको आपके स्टेक होल्डर की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई। ऑन द बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट आपने एम्पैथी क्रिएट की। एम्पैथी के पास जो आपको वैल्यूज आई हैं, आपने स्टेक होल्डर और एम्पैथी को देखकर गैप आपने उनके साथ शेयर किया। बिल्कुल। और उसके बाद टेक्निकल पॉइंट हो गए, स्टेक होल्डर हो गया, यूजर हो गया, आप खुद हो गए। तो इसकी इस स्टेज पर हमने डिफाइन कर लिया इसको कि यार हमने अब आगे क्या करना है और किस बिल्कुल। चीज को छोड़ना है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आइडिएट के अंदर आप ये कह लें कि हम आइडिएट के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मजीद क्या करते हैं? ओके, सो आइडिएट में अब हमने आइडिएट करना है कि जो डिफाइन किया गया इसमें से किसको आगे, हम इसको किस तरह से अपने सोल्यूशन को अलाइन करेंगे प्रॉब्लम के साथ। तो इसके इसको कैसे करना है, देयर आर बिल्कुल। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज आउट देयर। सो देयर कुड बी एन एक्सरसाइज जो आप स्टेक होल्डर के साथ करते, देयर कुड बी एन एक्सरसाइज फॉर द वाइड फ्रेम, राइट, जिसको बिल्कुल। सबके जहन में आती है कि आइडिएट में आप आइडिएशन कर रहे हैं। बट फॉर मी, ये सबसे पहले आप यूजर के साथ करते हैं, को क्रिएशन में यूजर सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल। आपके पास जो एक्सरसाइजेज है, कार्ड सॉर्टिंग, आपके पास जो एक्सरसाइजेज है, पेयर ऑब्जर्विंग पेयर, आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप यूजर को इंगेज करके बताते हैं कि ड्रॉ करके दिखाएं, उससे अपना यूजर का डाटा लेते हैं कि वो उसको कैसे आइडिएट करते हैं। मिसाल आपको एक देता हूँ कि ड्रॉ इट की एक एक्सरसाइज में हम किसानों से मिले
और किसानों के पास मुख्तलिफ वो चीज़ें थी, फसलें 6 मंथ्स की उनकी क्रॉप्स हैं जो उन्होंने काश्त करनी है, तो 6 महीने के बाद उनका डाटा आना है। तो उनसे हमने पूछा कि अगर हम आपको ये चीज़ आप देखना चाहें तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली फसल आपको ज़्यादा मुनाफा दे रही है। सवाल समझ आ गया उन्हें। अब जवाब उनको बताना है हमें कि उन्हें कैसे समझ आएगी। मैंने उन्होंने कहा हम आप हमें कुछ बना के दिखाएं, तो उसको बार चार्ट में बार ग्राफ में बना के दिखाया। सो यू कैन रिलेट कि बार में एक कम है और एक बड़ा बार है, तो वो नजर आ सकता है कि दो का कंपैरिजन क्या होगा। दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया। फिर दूसरा मैंने उनको चार्ट के ऊपर बना के दिखाया, चार्ट लाइन लाइन वाला चार्ट। दे वर अनेबल टू सी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चलेगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने एक सर्कल बनाया, उसने कहा ये मेरी जमीन है, इस जमीन में इतना हिस्सा मेरे आलू की फसल है, ठीक, बाकी इतना है। तो वो मुझे विजुअली नजर आ गया कि ये पाई चार्ट इसको समझ में आ रहा है। उसके अंदर 80%, 20%, 70%, 30%। तो इसका मतलब है कल को जब हम उसको रिपोर्ट्स देंगे या उसका डैशबोर्ड होगा, उसमें पाई चार्ट इस्तेमाल होगा, ना के बार ना के लाइन। तो इसका आंसर आपको टेक्निकली डेवलपर नहीं देगा, इसका आंसर आपको बिजनेस लेयर नहीं देगी, ये यूजर दे रहा है। सो ड्रॉइट एक्सरसाइज का ये फायदा था। तो आइडिएट की एक्सरसाइजेस में आप सबसे पहले यूजर के साथ मिलकर आइडिएट करते हैं कि वो किस चीज को कैसे समझता है, फिर आप कुछ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और आइडिएट करते हैं, और फिर स्टेक होल्डर के साथ करते हैं, फिर इवेंचुअली वो तमाम आपका आइडिएशन का फेज है। इसलिए ये कुछ एक्सरसाइज की एग्जांपल है। तो इसमें आप ये कह लें हम आइडिएट के टाइम पर जो है बहुत से आइडियाज भी डिस्कस हो रहे होते हैं और उन आइडियाज को बनाने के हवाले से भी बात हो रही होती है। तो आइडिएट के अंदर टाइम को भी डिस्कस किया जाता है कि यार फॉर के यार हम टाइम की वजह से इस चीज को छोड़ दें, या चीज को ना बनाए। जैसे भी आपने पाई चार्ट की बात की, ग्राफ्स की बात की, तो उसमें कोई चीज ऐसी हो सकती है कि जो शायद आपके डेडलाइन के साथ ना मीट हो रही हो, जो आपने कोई टाइम डिफाइन किया हो। तो कोई टाइम डिस्कस होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। ऑल ऑफ द टाइम आप उसको डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। मैं फिर आपको ये बता दूं, आप ना अपने सामने क्वाड्रेंट बना देते हैं। मैं आपको एक क्वाड्रेंट की मिसाल दे देता हूँ कि इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, एंड देन डूइंग राइट नाउ व्हाट्स कस्टमर नीडेड और नॉट नीडेड एट द मोमेंट। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है और कस्टमर की नीड है, तो फिर तो आप करेंगे ही करेंगे, चाहे वो एप्पल के लिए टच अवेलेबल ही नहीं था, तो उस पर उन्होंने काम करना ही करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इस वक्त कस्टमर की नीड भी है। जो इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कस्टमर की नीड है, उसको आप फेज 2 में ड्राफ्ट कर सकते हैं। सही। जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वो कस्टमर की नीड भी कम है, तो उसको आप बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। टाइम बाउंड के ऊपर जो बात आ रही है, तो आप उसको अगेन डॉक्यूमेंट जरूर कर रहे थे। आइडिएट में आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं ना, तो आइडिएशन में आपने एक्सरसाइजेस को करके अपने नोट्स के साथ उसको रख देना होता है। यहाँ पे आपने डिसीजन नहीं लेना होता कि किसको हमने छोड़ देना है। सो इन शॉर्ट, आइडिएशन में टाइम बेस्ड आप डिसीजन नहीं करते, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि अगर इस पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बजट ज्यादा है या टाइम ज्यादा है, तो आप अपनी आइडिएशन मुकम्मल करते हैं और उस आइडिएशन में साथ डॉक्यूमेंट में नोट लिख देते हैं कि दिस इज द टाइम। आप ये एम्पैथी आपने कंप्लीट की, डिफाइन किया, डिफाइन में भी आपका स्टेक होल्डर और टेक्निकल लोग मौजूद थे। तो आइडिएट में भी ये तमाम तर लोग आपके साथ ही होते हैं, हम तमाम तर सबके साथ डील कर रहे होते हैं। परफेक्ट क्वेश्चन। सो को क्रिएशन, जिसमें आपके पास यूजर, स्टेक होल्डर, तमाम प्लेयर्स एंगेज रहेंगे, ये हर फेज में होंगे। बिल्कुल, हर फेज में होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आइडिएट के अंदर यार हमने आइडिएट के अंदर जो है इनसे कोलैबोरेट नहीं करना। नहीं, ये लाजमी है, तभी तो ये बिजनेस में वैल्यू दे सकेगा। इसके बिल्कुल, लिए भी तरीकेकार ये होता है कि अगर आपको स्टेक होल्डर की तरफ से चैलेंज आ रहा हो कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे या हो पा रहे, तो आप इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम मैकेनाइज कर लेते हैं जिसमें कोलैबोरेशन चैनल है। यूएक्स विजन और यूएक्स स्ट्रेटेजी में आप ये चीज करते हैं, कोलैबोरेशन डिफाइन कर लेते हैं, और आप उसमें बता देते हैं कि जहां पे आपको इनपुट यूनिट चाहिए दूसरे लोगों से, वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आउटपुट आप उन्हें कैसे देंगे, और कोलैबोरेट कैसे कर रहे होते हैं, प्रोसेस कैसे चलेगा। बिल्कुल। कोई नहीं आ रहा तो आप उसकी बाकायदा शीट मेंशन करते हैं कि हमने डिफाइन किया था कि आज हमारी एक्सरसाइज होगी, तो जो उसमें से एब्सेंट थे आप उनको एब्सेंट करते जाते हैं। अपने प्रोसेस आप डिफाइन कर सकते हैं। मेरा प्रोसेस तो ये है कि जिसकी अटेंडेंस इन सेशंस में, क्योंकि ये यूजर्स के लिए बन रहा है और बिजनेस वैल्यू ऐड कर रहा है, सो जो स्टेक होल्डर इन सेशंस में नहीं आ पाया 80% या 70% से कम, तो उसको डिसीजन अथॉरिटी नहीं रही। बिल्कुल, वो डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यूजर के साथ क्या वैल्यू है। अगर बिल्कुल। उसका कोई और चैलेंज है तो वो बिजनेस के लिए राइट पर्सन नहीं, वो राइट स्टेक होल्डर नहीं है। बिल्कुल, एम्पैथी में अगर वो नहीं था, आप ये कह रहे हैं डिफाइन के टाइम पर वो नहीं था, नहीं तो था। अब आइडिएट के अंदर जो है वो फिर वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो इवेंचुअली बात यही है कि फिर आप एक ऐसी चीज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं जिसमें आपके साथ लोग नहीं है। वो आप कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आपने अगर हवाई जहाज चलाना है और आप पायलट हैं, और उसका पेट्रोल, जिसने पेट्रोल इंश्योर करना है कि फ्यूल इसको मुकम्मल होना चाहिए, वो शख्स था ही नहीं,
तो आप कैसे चला सकते हैं? तो वो तो इंश्योर करना होगा, जो जिसने फ्यूलिंग करनी है वो भी मौजूद होगा, जहाज चलाने वाला भी मौजूद होगा, उसका को पायलट भी मौजूद होगा, जहाँ पे उसने उतरना है वो भी मौजूद होंगे, जहाँ से उसने टेक ऑफ करना है वो भी मौजूद होंगे। तो तो बिल्कुल मौजूद होना बड़ा जरूरी है सबका। ठीक है। तो आइडिएट के अंदर कंप्लीट हम कर लेते हैं इसको। इसमें प्रोटोटाइप में वायरफ्रेम्स बनते हैं, आइडिएट के अंदर वायरफ्रेम्स बनते हैं। जबरदस्त। आइडिएट जो है ना, ये आइडिएशन का फेज है, जहाँ पे आप आइडिएट कर रहे थे कि हमारी जो चीजें हमने डिफाइन की थी ना, इसके ऊपर आपका आइडिया क्या है। ठीक सो है। यू कैन स्टार्ट योर क्रेजी एट टेक्निक, जिसमें आप क्विक या रैपिड प्रोटोटाइप भी कहते हैं इसे, कि तेजी से हम कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करके आगे चल पड़े। सो ये सारे काम आप आइडिएशन में लाते हैं कि आइडिएट कर रहे हैं हम। जो आपका प्रोटोटाइप का फेज है ना, वो आप उन रैपिड वायर फ्रेम्स को या क्रेजी एट के वायर फ्रेम्स जो आपने लिए हैं प्रोडक्ट स्ट्रीम में, या अगर आपका सर्विस डिजाइन है तो उसमें भी आप सर्विस की एक वायर जरूर बनाते हैं कि हमारा, या जर्नी मैपिंग बना लेते हैं। सो ये आपकी आइडिएशन की एक्सरसाइज है जो क्विक करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये आपने क्विकली ड्राफ्ट करना है, तेजी से करना है, और क्वांटिटेटिव मोर, क्वालिटेटिव लेस। बिल्कुल, हमने काफ़ी स्पीड से प्रोटोटाइप जो बनाए हैं क्रेजी वेट के अंदर। तो यहाँ पर आकर प्रोटोटाइप के अंदर हम कोई इसकी आगे क्या है, फिडेलिटी डिफाइन करते हैं? एक्चुअली फाइडेलिटी पहले ही डिफाइन होती है। ठीक है। आइडिएट में वो लो फाई होगा, लो बिल्कुल। फाइडेलिटी है, तभी आप तेजी से कर पाए हैं, पेपर बेस्ड कर सकते हैं। और रिमोट कर रहे हैं तो यू कैन यूटिलाइज समथिंग जहां आपको अलाइनमेंट का ख्याल ना रखना पड़े, जहां बिल्कुल। आपको कलर स्कीम का ख्याल ना रखना पड़े। प्रोटोटाइप में अलबत्ता आप उसको मिड फाइडेलिटी पे भी ला सकते हैं, हाई फाइडेलिटी पे भी ला सकते हैं, ताकि आप क्वालिटेटिव की तरफ आते चले जाए, उनकी लिंकिंग कर सकें, जो रेडी हो सके अगले फेज के लिए। सो दिस इज मिड फाइडेलिटी और हाई फाइडेलिटी इन द प्रोटोटाइप। बिल्कुल, हम प्रोटोटाइप के अंदर फिडेलिटी को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं कि यार हमने किस फिडेलिटी पे जाना है। लेकिन आइडिएट के बिल्कुल, अंदर जो है वो हमने लो पे ही रहना वो है। लो पे ही रहेगा वो लो पे बेसिकली। ही रहेगा। ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर सिर्फ हमने फिडेलिटी डिफाइन की है कि यार हम फिडेलिटी की टाइप जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? जिस तरह अभी आपने बताया कि हम अगले फेज के लिए भी उसको थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। यही एक बेनिफिट या कोई और भी बेनिफिट है कि फॉर इंस्टेंस आपने बिटवीन द टीम डिस्कस करना है, तो हो सकता है आपके कोर स्टेक होल्डर जो है वो पेपर प्रोटोटाइप को इतना उसको रिलेट ना कर पा रहे हों। उसकी अगर हम क्वालिटी बेहतर कर लें तो वो हमारे साथ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हों। टेक्निकल साइड है आपकी वो ज़्यादा रिलेट कर पा रही हो। क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स इसके बहुत ज्यादा है, क्योंकि लो फाइडेलिटी की जब आप आइडिएशन कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी टीम को तो समझ में सही आ रही होती है, आपकी समझ में भी आ रही होती है, यूजर की समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होता है। लेकिन जब आप उसको हाई फाइडेलिटी कर लेते हैं तो उसमें वो पूरी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी इंटरेक्शन के साथ। दूसरा, लो फाइडेलिटी के ऊपर अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो लो फाइडेलिटी को आप साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस चीज में ये, इस चीज में ये, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन के वजह से यूजर उसको पूरी तरह से वैल्यू नहीं दे सकेगा, आपको इंसाइट नहीं मिल सकेंगे कि इसको कहाँ दिक्कत है। हाई फिडेलिटी जब आप प्रोटोटाइप करते हैं तो टेस्ट में आसानी मिल जाती है, क्योंकि अब आपने खामोशी से ऑब्जर्व करना है। अगेन, ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें एक यूजर एक स्क्रीन में आके फंस गया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कुछ, तो ये सबसे बड़ा फीडबैक है कि उसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से कहाँ जाना है। तो लो फिडेलिटी में जब आप ही बता रहे हैं तो वो पूछ ही नहीं रहा आपसे। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। प्रोटोटाइप की अहमियत जो है, इस पे आपकी एग्जांपल हमारे साथ शेयर करें कि यार हमने आइडिएट के अंदर जो है प्रोटोटाइप किया और उससे हमें ये बेनिफिट हासिल हुआ। कोई भी इंटरनेशनल हो, कंपनी बड़ी। एग्जैक्टली। सो आइडिएट का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो एक प्रोजेक्ट था टीम वेयर जो हमने किया, तो उसमें हमारी आइडिएशन का लेवल ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो बैठे हुए थे, वो मौजूद थे फिजिकली, और हमारी साइड में हम लोग भी बैठे हुए थे, और यूजर रिसर्च की एक्सरसाइज को देखने के बाद हम लोग आइडिएट कर रहे थे। उस आइडिएशन से जो पहले जहन में था, टीम वेयर की एग्जिस्टिंग ऐप भी मौजूद थी, तो वो डिजाइन से हम इन्फ्लुएंस नहीं थे। हम उस आइडिएशन के साथ जितनी इसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे, वो तमाम हमारा इवेंचुअली डिज़ाइन में बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ आई, क्योंकि उस आइडिएशन में हमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। हम जो चीज़ सोच रहे थे हम वो बना रहे थे। सिमिलरली अगर हम उसी को प्रोटोटाइप की फेज में लेके आए, तो प्रोटोटाइप का क्या इन्फ्लुएंस हुआ था डिज़ाइन में? तो प्रोटोटाइप जब हम कर रहे, हम वाईफ्रेम कर रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर के जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यू हैव द वॉल्स और शीशे मौजूद हैं हर तरफ, तो हर स्क्रीन पे हम मार्कर्स पे वाईफ्रेम बना रहे थे। दैट्स अ पावर ऑफ प्रोटोटाइप। बिल्कुल। और आइडिएट एंड प्रोटोटाइप का मिक्स, हम क्रेजी एट बना रहे थे हम साथ साथ। बिल्कुल। तो जितनी ज्यादा हम वाईफ्रेम बना रहे थे, उसमें वहीं क्विकली फीडबैक मिल रहा था स्टेक होल्डर्स का, हम वहीं आइट्रेट कर रहे थे, और जो हम सोल्यूशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन कर रहे थे, और जितने हमारे वो तमाम भर गए स्क्रीन, उन्हीं की हमने स्क्रीन कैप्चर की। उसके बाद हमने यूजर से भी टेस्ट किया, उसकी वैलिडेशन की,
वो पिछले डिजाइन से 180 में खड़े हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। अब हमने पिछले डिजाइन को आगे लेके चलना है या अपने नई आइडिएशन को आगे लेके चलना है, दैट इज वेयर वी से रीब्रांडिंग। सो यहाँ से रीब्रांड होता है। तो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन हर साल में भी या कुछ अर्से के बाद अपने आप को रीब्रांड करती है, ना कि आप कहें कि हमारा ब्रांड चूंकि ये कहता है तो आप आइटरेट नहीं कर सकते। सो ये आपके पास रास्ता होता है। तो हमने इसको रीब्रांड किया था। डिजाइन इन्फ्लुएंस हुआ प्रोटोटाइप की बेस पे, डिजाइन इन्फ्लुएंस हुआ आइडिएशन की बेस पे। सो ये एक एग्जांपल है जो हमने टीम में प्रोटोटाइप से जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, काफी यूज केसेस नए निकलते हैं। Yeah. क्योंकि जब सिस्टम का अपने प्रोटोटाइप करके जब चला रहे होते हैं तो बंदा कहते हैं हाँ यार यहाँ पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा तो क्या होगा। वैसे तो आप स्क्रीन अपनी बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं प्रोटोटाइप आपका रेडी हो गया हुआ है, तो हम फिर प्रोटोटाइप के बाद शिफ्ट होते हैं टेस्टिंग की तरफ। ठीक है, तो टेस्टिंग के बारे में कुछ हमें बताएंगे? तो टेस्टिंग का ऑलरेडी जैसे एक्सप्लेन किया था कि आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के दो मेजर स्टेप्स हैं। उनके अंदर फिर आपकी लंबी टेस्टिंग की एक्सरसाइज है कि किस वाले मेथड को आप गोरिल्ला टेस्टिंग कर रहे हैं आप, या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यूजर का डाटा, या आप किस मेथड या किस मैकेनिज्म को लेके चल रहे हैं, या मल्टीपल टेस्टिंग के फेजेस आप लेके चल रहे हैं। तो आप उन टेस्टिंग से जो डाटा लेते हैं आप उसको आइटरेट करते हैं। तो वैसे तो टेस्टिंग हर फेज में हो सकती है, यानी आप एम्पैथाइज को भी टेस्ट करते हैं, आइडिएट को भी define टेस्ट करने करते के हैं, लिए। डिफाइन को भी टेस्ट करते हैं, बट द बेस्ट वे इज द प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप पे बाद आइए। तो ये आप हाई फिडेलिटी दिखाते हैं लोगों को, अपने यूजर्स को, उनसे डाटा लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, साइलेंटली टेस्ट करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, ओपनली टेस्ट करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट करें और लिख के दें या आप लिख लें उनके बिहाफ पे। तो आप उसकी बेस पे अपने आप को आइटरेट करते हैं कि प्रोटोटाइप पे वापस जाएं या एम्पैथी पे वापस चले जाएं या आइडिएट पे वापस चले जाएं, सो यू कैन गो बैक। तो इसमें टेस्टिंग के टाइम पे गलतियां कौन सी बड़ी बड़ी होती हैं? टेस्टिंग के टाइम पे सबसे बड़ी गलती तो ये होती है व्हेन यू बिलीव दैट यू आर अ यूजर। ये मतलब आप अपने साथ ही टेस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स अ मेजर मिस्टेक। यू आर नॉट योर यूजर। आप सिस्टमैटिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आपको प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट पता है। अगर नहीं भी पता तो आपको उस प्रोसेस का या माइंडसेट का पता है। जब आप यूजर के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो अनमैनेज्ड है, उसको किसी चीज का पता नहीं है। तो वो जो आपको वैल्यू देगा वो टेस्टिंग की सबसे मेजर मिस्टेक ये है कि जब आप बिलीव कर रहे हैं कि आप यूजर हैं। दूसरी मेजर मिस्टेक ये है कि आप हर चीज डॉक्यूमेंट नहीं करते। तीसरी चीज आप डिफेंड करते हैं अपने सोल्यूशन को कि ये देखें यहाँ पे मौजूद तो है। नो, यू हैव टू जस्ट साइलेंट एंड टेक द नोट्स फ्रॉम द यूजर। सो ये तीन मेजर, और भी कई मिस्टेक्स हैं टेस्टिंग की, लेकिन आप टेस्टिंग यूजर के जहाँ पे वो आपका सोल्यूशन को इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वहां पे आपका मौजूद होना और उसकी रिकॉर्डिंग लेना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका मौजूद ना होना और रिकॉर्डिंग ना लेना भी एक गलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस स्टेज के ऊपर अगर हम ये कहें कि यार हमने जो यूजर के पास जाकर एम्पथाइज किया था इस चीज को, तो आइडिएशन के बाद या आप ये कह लें डिफाइन के बाद खत्म हो गया है। नहीं, टेस्टिंग के लिए आपने फिर वहीं जाना है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि हर फेज में यूजर के साथ आपने रहना है। एम्पैथी में आप यूजर के पास गए थे, आइडिएट में भी यूजर के साथ आपने आइडिएट किया था, डिफाइन में भी यूजर के साथ मिलकर डिफाइन किया आपने, प्रोटोटाइप में भी आप यूजर के साथ रहे हैं, टेस्टिंग में भी आपने यूजर से टेस्ट करवाया है। तो को क्रिएशन हर स्टेप में है, हर फेज में है। ठीक है, तो जो आपकी इंटरनल डिस्कशन चल रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आप अपने तौर पर टेस्ट कर रहे होते हो, तो ठीक है, वो आपने करना है, वो आपकी अलग एक्सरसाइज वो आपकी अलग एक्सरसाइज है जो आप इंटरनल कर रहे हैं, आप स्टेक होल्डर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल जो फैसला है वो तो जो आपने वैल्यूज लेनी है वो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एम्पैथी में ही यूजर के पास जाना था या और किसी एक चीज के लिए जाना था, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पर आपने उसके साथ उसके पास जाना है। क्योंकि टेस्टिंग आपने उसी के साथ करनी है, वरना तो आपको ऑल ओके मिलेगा। ऑल ओके इज सफिशिएंट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ये होता है ना कि यार चले यार ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं कि यार आप यूजर के पास चले जाएं, आप उससे बात कर लें। लेकिन जब आपको बार बार जाना होता है तो कहते हैं यार ये तो हमारा टाइम जाया हो रहा है। तो मैं उस वाले से बात कर रहा था कि यार वो फिर कहते नहीं यार हम ये प्रोसेस एक ही दफा अडॉप्ट करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, तो फायदा कोई नहीं। दो आंसर इसके। पहला पार्ट इसका आंसर का ये होगा इस क्वेश्चन का कि एक जो टेस्टिंग आपकी इंटरनल होनी है ना, दैट्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिंग, डिजाइन साइड ऑफ द टेस्टिंग स्क्रीन, ये तो आपकी टेस्टिंग इंटरनल ही है, इसमें तो आप यूजर को बेशक ना इंक्लूड करें। लेकिन उसके बाद आपने यूजर से ही पूछना होता है कि ये टेस्टिंग का मकसद यूजर से ये है कि जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, यस और नो, कितना कर रहा है, इसके दौरान आपको कोई चैलेंज आया कि नहीं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके मेन क्राइटेरिया होते हैं जब यूजर से ही करते हैं। सवाल का दूसरा पार्ट किया ये वेस्ट ऑफ टाइम और ये सब, तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि डिजाइन थिंकिंग की फिलॉसफी
ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का प्रोसेस और यूएक्स का कोई भी मेथड, इट मस्ट स्टार्ट विद द टू थिंग्स, यूएक्स विजन को डिफाइन करना, यूएक्स स्ट्रेटेजी को बनाना, ताकि कोई इबाहम ना रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में जो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे आ रहे हैं, उन्हें पता हो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, आप टेस्टिंग में क्या करेंगे, आप एम्पैथाइज में क्या करेंगे, ये डिफाइंड है। तो आपको ऑन द स्पॉट ना तो कोई बताएगा कि आपने ये नहीं करना, ना ही किसी के लिए कोई नई चीज होगी कि हमने ये करना था। वो आपने पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है कि दीज आर दी स्टेप्स। तो उस डेफिनेशन में अगर कोई चेंज आएगा तो आप भी क्लियर होंगे कि ये आपने नहीं करना। फॉर इंस्टेंस मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये कहा गया कि आपने ये दो चीजें नहीं करनी, मतलब आपने यूजर्स की एम्पैथाइज नहीं करना, ठीक है, आपको डाटा दिया गया वो आपने करना है, और आपने टेस्टिंग नहीं करनी, एम्पैथाइज नहीं है, टेस्टिंग कैसे करते, तो इंटरनल करनी है वो जो भी आपने करनी है। तो उसके लिए बाकी तमाम प्रोसेस वही थे जो आपने करना है। तो उसमें मैंने दो चीजें जरूर लिखी थी हाईलाइट में, कि प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर का क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, कि यूजर है ही नहीं ना, तो यूजर नहीं है तो हम कैसे जवाब देंगे। तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन शुरू हो गए कि जी आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपका स्किल सेट है और आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा उसमें हम अपनी स्किल सेट और एक्सपीरियंस के बाद जो आपको रिजल्ट देंगे वो फिर आप काफी समझेंगे। तो डॉक्टर अगर अपना नुस्खा दे देता है तो उसको फाइनल माना जाता है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। तो ये क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे तो उसके ऊपर रिवीजन का लूप ये नहीं होगा। तो ये व्हेन यू स्टार्ट थिंग्स यू कैन स्टार्ट विद द डीलिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बात मान जाते हैं और हर बात चलते हैं। सो ये चीजें थी, और मेरी प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2 होगी क्योंकि मैं भी रिस्क पे काम कर रहा हूँ। जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसमें मुझे यकीन है कि आप फ्लॉप होंगे तो मुझे उसमें पैसे डबल चाहिए सही तो टेस्टिंग में सबसे या बड़ा जो फॉल्ट होता है वो यही होता है कि आप यूजर के पास नहीं जाते, यार हम इंटरनल कर लेते हैं। तो यूजर के पास जाना ही सबसे अहम है, सबसे अहम है, क्योंकि बिल्कुल। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं इसके अंदर जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो जो फीडबैक आता है उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताएं, कैसे उसको आप लिखते हैं, क्या प्रैक्टिस इस्तेमाल हाँ, करते हैं फीडबैक के लिए। तो डॉक्यूमेंट जब हम करते हैं टेस्टिंग को ना, तो उसमें हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस मौके पे यूजर ने फिजिक जो चीज कह दी, वो तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने लिख दी, लेकिन जो वो कर रहा है ना वो आप ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे करते हुए उसे सोचना पड़ा, अगर उसने बता दिया वो क्या सोच रहा है तो वो लिख लें। अगर उसने बताया नहीं है तो देखें वो कौन सी स्क्रीन पे था, वो कौन से एलिमेंट पे था, और फिर बाद में अंडरस्टैंड करें कि क्यों सोच रहा था, उसको सोचना क्यों पड़ा इस जगह पे आके, और वो कुछ कर रहा था और वो किसी एक स्क्रीन पे गया और फिर वो बैक गया, ये क्यों किया उसने, तो क्या देख रहा था जिससे वो गलत चला गया और उसको वापस आना पड़ा। इस तरह टेस्टिंग का मैकेनिज्म, अगर आप आई ट्रैकर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी का, तो आई ट्रैकर भी आपको बता रहा है कि वो ज्यादा देर इस जगह पे रहा, वो क्यों उस जगह पे रहा। इसी तरह अगर आप उसका माउस ट्रैकर कर रहे हैं, या वो भी आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, हीट हीट मैप भी मैपिंग आप कर इस्तेमाल रहे हैं। होते हैं। सो वट एवर टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग, उस प्रोसेस से आप ये इंसाइट्स जरूर लेते हैं कि एक लेवल आगे की, और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो ही स्टेप्स आपने तमाम यूजर जितने भी जिसका आपने टेस्टिंग के लिए आपने अपने सामने ऑनबोर्ड किए हुए हैं, उन सारों के साथ लेके आप परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट यूजर यहाँ फंसे थे, कितने परसेंट यूजर यहाँ ये हुए थे, उसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है। यू कैन इवन रिकंडक्ट द इंटरव्यूज। इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज भी आता है और आ सकता है, उसको आपने वैल्यू देनी होती है। ऐसा है कि नहीं यार हमने जो टेस्टिंग की है इसके दौरान जो यूजर का फीडबैक जो आया है उसमें अगर हम उसको चेंज की तरफ लेके जाए तो मेजर चेंज बनता है, तो उसको करना चाहिए या बहुत थोड़ी बहुत ट्विक्स कर लेनी चाहिए। जी आपका बिल्कुल सिस्टम बदल सकता है और बदलना चाहिए टेस्टिंग में से जो आपको आंसर आया, तभी तो ये एक्सरसाइज प्रॉपर इसकी मेथड्स है। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारे पास यूजर सेगमेंट था, पोल्ट्री फार्म ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर एडमिन्स, सब एडमिन्स, मैनेजर्स। उसमें से जो मिसिंग था ना वो लेबर था। तो जब ठीक हम है। उन सबके इंटरव्यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे डाटा बन रहा है, उसकी बेस पे हम अपनी आइडिएट कर रहे हैं, प्रोटोटाइप सब कुछ बना रहे हैं, तो सोल्यूशन में टेस्टिंग के दौरान हमें पता चला कि कई यूजर टाइप्स जो है वो डिपेंडेंट हैं एक खास यूजर टाइप के जिसका नाम था लेबर। एंड लेबर आपके कॉन्टेक्स्ट में शामिल ही नहीं था, रिसर्च में भी शामिल नहीं था। तो फिर लेबर यूजर के इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट हुए, टेस्टिंग के बाद दोबारा कंडक्ट हुए, और पता हमें ये चला कि लेबर यूजर जो काम कर रहा है, जो हम जिस प्रॉब्लम का सलूशन हम निकाल रहे थे, वो प्रॉब्लम का असल फैक्ट्री ओनर को कोई और, या पोल्ट्री फार्म ओनर को कोई और चैलेंज था, एडमिन को कोई और चैलेंज था। एक्चुअल चैलेंज जो था ना वो तो उस लेबर को था। और जैसे इंग्लिश में एक कोटेशन का एक मुहावरा है कि एवरी की ऑफ द लॉक इज इनसाइड द लॉक, इसी तरह एवरी सोल्यूशन इज इनसाइड द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम जिस यूजर को है, अगर हमने उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया, जब हमने उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया तो हमें कुछ इनसाइट्स मिली।
उन इनसाइट से पूरे सिस्टम की स्क्रीन्स बदल गई, और जब वो स्क्रीन्स बदली तो उसका सही सोल्यूशन निकला कि हमने उस प्रोजेक्ट को ऐसा लेके चल पे जिसपे मल्टीपल राउंड ऑफ सीड फंडिंग अब मिल चुकी है। इट्स अ टॉप वन ऑफ द टॉप सीड फंडेड स्टार्टअप इन द पाकिस्तान इन लास्ट 4 years। जबरदस्त। और ये प्रोटोटाइप से आपके लिए इनिशिएट हुई थी चीज? टेस्टिंग से टेस्टिंग पता चला कि यूजर टाइप ही मिस है, तो हमने दोबारा रीइनिशिएट किया और वो वाला काम दोबारा किया। उस सारे आल्दो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये नहीं कि प्रोजेक्ट नए सिरे से शुरू हो गया, बाकी काम हो चुका हुआ। एक यूजर टाइप आपने ऐड की, उस यूजर टाइप की स्क्रीन्स डिफरेंट हैं और वो बाकी स्क्रीन्स के साथ लाइन हो रही है, बाकी यूजर सेगमेंट के साथ कैसे लाइन हो रहा है, और सोल्यूशन उसके पास था। उन स्क्रीन को हमने उसको फैसिलिटेट किया, तो वो टाइम बचा जिससे वो जो मेन प्रोजेक्ट था, प्रॉब्लम था, वो ये था कि टाइम ज्यादा लग रहा था लाइव फॉर्म या पोल्ट्री के को सोल्यूशन देने में, उनके पास जाने में, और उस टाइम ज्यादा लगने से बहुत ज्यादा लाइव स्टॉक खत्म हो जाता था। एक मुर्गी से एक दूसरी मुर्गी मर जाती है, या एक लाइव स्टॉक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रहा है। वो जितना हम कम कर सके, और वो कम हम सिस्टमैटिक एडमिन नहीं कर सकता, वो हमने लेबर यूजर का ही करना था। तो उसको कम करने के प्रोसेस में उसको हमारा सिस्टम समझ आएगा। तो पहला आंसर था कि उनको तो समझ ही नहीं आएगा, वो नॉन टेक्निकल है। देन उनको क्या समझ में आएगा, जो उनको उसके लिए इंटरव्यू जरूरी है, उनको जो समझ में आएगा वो सोल्यूशन दे के हमने आइडिएट किया, प्रोटोटाइप किया, टेस्ट किया, एंड दे न्यू दैट उस टेस्ट पे कुछ चीजें उन्हें नहीं समझ आई, आइट्रेट किया। बिल्कुल, तमाम सॉल्यूशन आपका बन गया था, एक यूजर टाइप आपके पास ऐड हुई है, और पूरे प्रोजेक्ट की मेन वैल्यू वहां से निकली। और अभी तक बनाया हुआ तमाम तो यूजर एक्सपीरियंस सब अपनी तरह इंटैक्ट था। वो इंटैक्ट सिर्फ आप ये कहने कुछ कि हमने screens यूजर बदली, टाइप हाँ। जो है हमने एक यूजर टाइप एक ऐड की है, उसके मुताबिक जो हमें छोटी मोटी ट्विक्स चाहिए थी वो फिर हमने की उसमें। एग्जैक्टली, और प्रोजेक्ट का मेजर फर्क वहीं से पड़ा, वैल्यू वहीं से निकली। थैंक यू जुल्कर अंसारी साहब, आपने टाइम दिया हमें You're डिजाइन welcome। थिंकिंग पॉडकास्ट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मजीद पॉडकास्ट करेंगे, एक इंशाल्लाह। मजीद एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for having me here, Zishan।